Good morning, everyone. Welcome to Class of Itihas. Today we are starting with ancient history, and this is going to be a series. वैसे तो आपके YouTube पे बहुत सारे ऐसे lectures हैं जो कि ancient history को complete cover करते हैं, जैसे 8 hours, 9 hours, 10 hours में आपको बहुत सारे lectures मिल जाएंगे जिसमें आपका almost काफ़ी syllabus cover हो भी जाता है. But especially this series is going to be a little more detailed, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे बहुत सारे. अगर आप साथ साथ ये स्क्रिबल करते हैं मेरे तो फिर you'll benefit a lot out of this series, क्योंकि ये किस किस के लिए रेलेवेंट है पहले मैं ये बता देती हूँ. ये जो भी यूपीएससी का प्री दे रहे हैं, जो भी यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, चाहे वो GS1 हो या फिर ऑप्शनल हो, या फिर जो बीए या एमए, आई वुड नॉट से एमए क्योंकि एमए बहुत डिटेल्ड होती है. बीए का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर ये वाली जो सीरीज़ है ये आपके काफ़ी काम आएगी. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग. अच्छा, तो कोई भी कंट्री होती है ना दुनिया में, उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है. जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ऐसे ही होता है ना. आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आपके मदर फादर को बताते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं. तो ये जनरेशनल पासिंग होती है, इंटर जनरेशनल. ठीक है, आप इसको ओरल हिस्ट्री भी बोल सकते हो. कैसे? यहीं से आपकी फोकलोर भी निकलती है. इसका एग्जाम्पल है दुल्ला पट्टी. राइट, आप बहुत सारे लोकगीत सुनोगे जिसके अंदर आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ब्याह शादियों में रंजीत सिंह के रेफरेंसेस होते हैं. ठीक है, बहुत सी ऐसी पास्ट की चीज़ें हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, तो अब ये जो क्वेस्ट है हमारा, दिस क्वेस्ट ऑफ नोइंग हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ नोइंग योर पास्ट, इसको बोलते हैं हिस्ट्री. अगर आप सीधा इसके नाम पे जाएंगे, इंसान की स्टोरी, हिज स्टोरी. ठीक है, आपके पास्ट में जो लोग रहे हैं, सिर्फ लोग नहीं, नॉट जस्ट पीपल, आपका एनवायरनमेंट, आपका नेचर, ठीक है, आपके मॉन्यूमेंट्स, आपकी जोग्राफी, आपकी सोसाइटीज़, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आएगा, सोसाइटी भी आएगी. तो उन सब के बारे में जानने को हम हिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेट्स. हम इसको ना कंफ्यूज कर देते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है क्योंकि हमें बहुत सारे डेट्स याद रखने पड़ेंगे. 1857 की वॉर है, 1774 का बैटल है, ठीक है, बक्सर का बैटल है, कब हुआ, पानीपत का बैटल है, कब हुआ. अब लोगों को याद नहीं होएगा कि ये सारे बैटल्स कौन कौन से साल में हुए हैं, क्या हुआ है किस साल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया है, कौन कौन से सालों में आया है ना. ये डेट्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैंने रट्टे ही मारने हैं इन डेट्स के, एक टाइमलाइन बना के, तो फिर ये याद नहीं होने वाली. हम पढ़ेंगे इसको स्टोरी की तरह, जैसे हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं. आप सबको पता है कि आप कब पैदा हुए. मान लो मैं 1994 में पैदा हुई हूँ. ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने 2001 में फर्स्ट क्लास शुरू करी थी. मुझे पता है मैंने 2010 में 10th कंप्लीट करी है. मुझे पता है 2012 में मैंने 12वीं क्लास कंप्लीट करी है ना. सबको अपनी लाइफ के बारे में पता है क्योंकि उसको अपनी स्टोरी पता है, उसने अपनी लाइफ को जिया है. राइट, तो इसी तरीके से हम अपनी इंडिया की या वर्ल्ड की जब भी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी ही हिस्ट्री है, ये हम सब का एक कलेक्टिव पास्ट है. राइट, सो अब ये हिस्ट्री किस चीज़ में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं. डाइवर्सिटी को समझने में हमारी हेल्प करती है. सोसाइटीज़ के बारे में बताती है कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे एक ही सोसाइटी है. ठीक है, इंडिया में ही अगर आप इंडिया को खोल के देखो तो नॉर्थ में ही आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिल जाएंगी. सिर्फ पंजाब ले लो, पंजाब में आपको बहुत सारे तरीकों के कल्चर्स मिल जाएंगे. लैंग्वेज और रीजन के ऊपर ही बेस्ड माझा, मालवा और दुआबा मिल जाएगा.
पुआध भी होता है, ठीक है। तो इन सब रीजन्स को आपने जोग्राफिकली भी सेपरेट कर दिया, लेकिन आपने जब इनको जानने की कोशिश करी तो आपको पता चला इनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है, इनके कल्चर्स भी डिफरेंट हैं, इनकी ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट है, राइट। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं इन सब के अपने अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, इनको समझने की कोशिश को हम हिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। फिर कल्चर्स भी मैंने आपको बता दिया, कल्चर्स बताने में कल्चर्स को समझने में भी हिस्ट्री हेल्प करती है। हम ये भी समझेंगे कि अलग अलग रीजन्स की इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या रही थी, आज के डेट में क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या कोई कॉन्टिन्यूटी है या फिर कोई ब्रेक है, अगर कॉन्टिन्यूटी है तो किस रीज़न से है, ब्रेक है तो किस रीज़न से है, ठीक है। फिर क्या ऐसे सोशल सर्कमस्टांसेस रहे हैं लोगों के जिस वजह से उनका आज का जो उनकी कंडीशन है, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, उन सोशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है, और उन सोशल सर्कमस्टांसेस को समझना भी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक समझ लिया कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद नॉमेनक्लेचर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमने अपने आप को दो नाम दिए, इंडिया और भारत, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया का नाम कभी किसी सोर्स में जम्बू द्वीप भी था, कई कई सोर्स में आर्यवर्त भी लिखा गया है, ठीक है। अंटिल रिसेंटली, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, हम हिंदुस्तान भी बोलते थे और आज भी हम हिंदुस्तान बोलते हैं इनफॉर्मली, राइट। भारतवर्ष भी नाम हम इनफॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम हमारा इंडिया और भारत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ओके रिपोर्ट दी है, ओके स्टैम्प दी है। नाउ इंडिया, इंडिया का नाम कहां से आया, ये इंडिया नाम कहां से आया ये समझते हैं। हुआ क्या था, 518 बीसी में एक डेरियस नाम का राजा था। ये इंडस नदी जा रही है, इंडस नदी के आसपास के इलाके को इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इंडस को क्या बोलते थे, इंडस नदी का नाम है सिंधु, लेकिन डेरियस से क्या हुआ, स नहीं बोला जाता था, स नहीं बोला गया तो इसने ह बना दिया, हिंदू, ठीक है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल, हमारे आसपास का एग्जाम्पल ये भी है कि पंजाब में कई लोग, माझे वाले लोग ज़्यादातर पैसे नहीं बोलते, वो फ्लो में पैहे, मैनू पैहे फड़ा जाए, ठीक है। तो ये स जो है वो एच बन गया, ठीक है, इससे नाम पड़ गया हिंदू। फिर हमारे इंडिया में ग्रीक्स आते हैं, सबसे पहले आया डेरियस, उसके बाद आए ग्रीक्स, ग्रीक्स ने हिंदू को बना दिया इंदू, उनसे ह नहीं बोला गया होगा, ठीक है। ऐसे कई हमारे कंट्री में भी नाम है जो बिगड़ बिगड़ के बहुत अलग ही फॉर्म में बन गए हैं, तो उन्होंने हिंदू को इंदू बना दिया, राइट। तो इधर से नाम पड़ा है हमारा इंडिया। नाउ अब देखते हैं भारत, भारत नाम के बारे में। ये जो भारत नाम है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, और ये नाम ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। ऋग्वेद में इसको भारतवर्ष के नाम से जाना गया, भारतवर्ष। अच्छा, तो ऋग्वेद में भारत जो है वो एक ट्राइब को रेफर करते हैं हुए लिखा गया है, वो ट्राइब जिसका नाम है भरत ट्राइब, भारत या फिर भरत ट्राइब, भरत ट्राइब के लोगों को जहाँ पे वो रहते हैं उसको बोला गया है भारतवर्ष। एक और रेफरेंस इसका ये है कि भरत एक राजा होता था, ठीक है, भरत डायनेस्टी का राजा था। इस एम्परर के नाम पे भी, ये लेजेंडरी एम्परर है, इसके नाम पे भी हमारे कंट्री का नाम इंडिया दैट इज भारत पड़ा, ठीक है। अब एक और इसका फैक्ट है नॉमेनक्लेचर से रिगार्डिंग, आर्यव्रत, वो लैंड जहां पे आर्यन रेस के लोग रहते हैं उसको बोला गया है आर्यव्रत, राइट। नाउ लास्ट हमने पढ़ा था भारतवर्ष, भारतवर्ष नाम पनीनी ने अष्टाध्यायी में रेफर किया है, अष्टाध्यायी,
पनिनी एक राइटर था, ऑथर था, उसने अष्टाध्यायी लिखी है, ये ग्रामर के ऊपर एक बुक है और इसमें इंडिया को रेफर करते हुए इसने भारतवर्ष लिखा है। अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इंडिया है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल में या मॉडर्न तक भी आ जाते हैं, तब तक भी एक नेशन नहीं था। नेशन इन अ डेफिनेशनल फॉर्म। नेशन क्या होता है? नेशन वो है ना जिसकी आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी है, ठीक है, ये टेरिटरी है, यहाँ पे लैंड है जो कि डिफाइंड बॉर्डर के अंदर है, ठीक है, एक टेरिटरी हो गई, बॉर्डर हो गया, लोग हैं जो जिनका कोई कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन कुछ भी कॉमनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया मॉडर्न फॉर्म में, मॉडर्न डेफिनेशन में नहीं था। इट वॉज रादर अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हिंदुस्तान एक नेशन नहीं बट एक सब कॉन्टिनेंट की तरह ही देखा जाता था। सब कॉन्टिनेंट वो चीज़ होती है जोग्राफिकल सेंस में जहाँ पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, आइलैंड मिलेंगे, देन आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी लैंडफॉर्म्स जहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो एक कॉन्टिनेंट में होती हैं। तो इंडिया एक कॉन्टिनेंट नहीं है बट क्योंकि यहाँ पे ये सारी लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट थी तो इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान है ना, ये अपना म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सारे देश आ जाएंगे। अब ये अलग अलग नेशंस हैं बट उस टाइम पे ये अलग नहीं थे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राजे रूल करते थे एंड इनकी राज्यों की अपनी अपनी छोटी छोटी ही बाउंड्रीज होती थी, जैसे विलेज लेवल पे या फिर कुछ 1000-2000 एकड़ में इनका राज हो गया, है ना, इस तरीके से, शायद ज़्यादा भी, क्योंकि फिर सल्तनत भी आई थी, फिर पैन इंडिया एम्पायर्स भी बने हैं, लेकिन इट वॉजंट अ नेशन इन अ परफेक्ट डेफिनेशनल सेंस, राइट। अब हम फाइनली शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ना। जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, 3 सोर्सेज हैं एक्चुअली। एक है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, फिर आपका आ जाता है लिटरेरी एंड फाइनली आपके फॉरेनर्स अकाउंट, या तो वो ट्रैवलर्स होंगे, ठीक है, या फिर कोई एम्बेसडर्स होंगे। सो बेसिकली वो अकाउंट्स जो इंडियन नहीं है, वो एक बहुत ही न्यूट्रल लेंस के थ्रू इंडिया को देखते थे और वो अपनी खुद की एक अनबाइस्ड माइंडसेट के साथ इंडिया की सोसाइटी के बारे में, यहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में, इधर के कल्चर के बारे में वो सब लिखते थे। तो ये अकाउंट्स भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 1 पे आ जाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? इंस्क्रिप्शन ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी मेटल पे, किसी स्टोन पे, ठीक है, हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब्ड होती हैं, इसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन की स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी, राइट। ये द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है। हमने कोई चीज़ खुदाई करी है किसी एरिया की, अच्छा खुदाई कैसे होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। वो क्या करती है? किसी एरिया को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोर करती है, ठीक है। वर्टिकल्स में हमें अलग अलग लेयर्स मिलती हैं और इससे पता चलता है कि हम टाइमलाइन में नीचे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आज है हमारा 2026, तो हम खुदाई करके नीचे नीचे जाके हड़प्पा में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मौर्यास थे, यहाँ पे हड़प्पा थे, यहाँ पे और पीछे जाएंगे तो फिर हमें स्टोन एज में पहुँच जाएंगे, है ना। जब हम हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी एक चीज़ को जब हम एक्सप्लोर करें, किसी एक मान लो हड़प्पा को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो कितना एक्सपेंसिव था, कितनी ब्रेथ में फैला हुआ था, ठीक है। जैसे हमारा हड़प्पन एम्पायर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को कवर करता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ज़्यादा पोर्शन इसका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे राखी गढ़ी है, रोपड़ है, लोथल है, बहुत सारी साइट्स हैं। तो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन से पता चलता है कोई एरिया कितना बड़ा था, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस ये मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का और इसकी स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। और इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ठीक है। कई इंस्क्रिप्शंस हमारी तमिल में है, कई तेलुगु में है, ठीक है। फिर आपको कई संस्कृत में भी मिलेंगी। देन आपको ब्रह्मी
एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगी। ये तो हम लैंग्वेजेस हो गई, ये हो गई स्क्रिप्ट, ठीक है। खरोष्टी जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्रेवलेंट है खरोष्टी, ठीक है, ये सब पता चलता है। अच्छा, इसके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस होती हैं, एक होती है प्राइवेट। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस का मतलब है वो सारी इंस्क्रिप्शंस जो किसी किंग ने ऑफिशियल ऑर्डर से बनवाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अशोकन पिलर्स। प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कॉमन मैन ने अपने खुद के पैसे से बनवाई हो, ठीक है। जैसे सिल्क वीवर्स ने जब सन टेम्पल के अंदर इंस्क्राइब करवाया अपने ग्रांट्स को लेके, तो वो एक प्राइवेट इंस्क्रिप्शन मानी जाएगी, ठीक है। वो ऑफिशियल किसी राजा ने नहीं बोला था, वो उन्होंने खुद करवाया। ये प्राइवेट इंस्क्रिप्शन हो गई, ये ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन हो गई जो राजा करवाता है, ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू बनी होती, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन के बारे में। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस, ओके। जैसे कि मैंने बताया, दे वर इशूड बाय मोनार्क्स और उनके ऑफिशियल्स। ये जो अर्लीस्ट नोन ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें अशोका की मिलती हैं। अशोकन एडिक्ट्स इनको बोला जाता है। 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं इनको। कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। अब तक इतनी सारी हमने डिस्कवर कर ली हैं, ठीक है। ये सिर्फ अशोका की है। फिर दूसरा हमने जो याद रखना है वो है हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन। ये कलिंग के एक राजा होते थे खारवेल, उनकी इंस्ट्रक्शन से ये इंस्क्रिप्शन बनी है। थर्ड इंस्क्रिप्शन जो हम याद रखेंगे वो है जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन, सका का रूलर एक होता था रुद्र दमन, रुद्र दमन, ठीक है, उसने इंस्क्राइब करवाई थी। फिर एक सातवाहना का राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसकी इंस्क्रिप्शन का नाम है नाना घाट, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर एक तक्षशिला सिल्वर स्क्रोल भी मिलता है हमें, तक्षशिला सिल्वर स्क्रोल एंड पंजतार स्टोन इंस्क्रिप्शन, PANJTAR। ये दोनों इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये कुषाण राजा कनिष्क के हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें याद रखनी है। अब हमने ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस के कुछ एग्जांपल्स पढ़े। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस मतलब वो इंस्क्रिप्शंस जो मोनार्क्स या फिर उनके ऑफिशियल्स के थ्रू इशू होते हैं। उसके अंदर हमने अशोकन एडिक्ट पढ़े, हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन पढ़ी जो कलिंग का राजा खारवेल ने बनाई थी, जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन सकार रुद्रदमन ने बनाई, नाना घाट की इंस्क्रिप्शन सातवाहना किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बनाई, तक्षशिला की सिल्वर स्क्रोल और पंचतर स्टोन जो है वो कुषाण किंग्स ने बनवाई थी। अब इसी के अंदर ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस के अंदर एक टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रशस्ति। अब ये प्रशस्ति होता क्या है? प्रशस्ति एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन होती है जो कि कोर्ट पोइट्स लिखते हैं, कोर्ट पोइट्स या फिर ऑफिशियल्स लिखते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द किंग और एम्परर, और वो उनकी अचीवमेंट्स को नरेट करते हैं, ओके। या फिर अचीवमेंट्स के अलावा उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को नरेट करते हुए प्रशस्तियाँ लिखते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रशस्तियों के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमें कभी भी नहीं भूलनी है प्रशस्ति, उसका नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति, और ये समुद्रगुप्त के ऊपर बनी है, समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई है। सेकंड प्रशस्ति का नाम है ग्वालियर प्रशस्ति, ये राजा भोज, किंग भोज के लिए लिखी गई थी। थर्ड प्रशस्ति है हमारी एहोल इंस्क्रिप्शन, AIHOLE, एहोल इंस्क्रिप्शन।
जो कि पुलकेशन 2 के बारे में लिखी गई है, जिसकी लड़ाई हर्षवर्धन के साथ हुई थी। ठीक है, कुछ और भी इंस्क्रिप्शंस हैं। अगर हमें मतलब दीज आर जो मेंस के आंसर राइटिंग है उनके लिए ये, और प्रशस्तियों में ये वाले जो 3 एग्जाम्पल्स हैं दीज आर इनफ। लेकिन अगर हमें और भी याद रखनी है तो हम याद रख सकते हैं कि एरन की भी एक इंस्क्रिप्शन थी। ठीक है, ये भी समुद्रगुप्त की थी। एक प्रभावती गुप्त की 2 इंस्क्रिप्शंस थी। ये कौन है? ये प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त 2 की डॉटर है। ठीक है, और मेहरौली के पिलर के बारे में हम हमेशा याद रख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत कॉमन भी है, सब लिखेंगे। मेहरौली पिलर जो है वो चंद्रगुप्त 2 के लिए ही लिखी गई है। ठीक है, फिर भीतरी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये स्कंदगुप्त के लिए लिखी गई है। राइट, तो ये 4 अगर हम याद रखें तो गुप्ता पीरियड के बारे में हमें बताती हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, गुप्ता एंड ऑल्सो वकाटका। देन हर्षवर्धन के बारे में भी एक याद रख लेंगे, सोनीपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन एंड बानखेरा प्लेट। सोनीपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन, फिर हर्षवर्धन के बारे में बानखेरा प्लेट में भी लिखा गया। ठीक है, देन आपको एक मधुबन कॉपर प्लेट मिलती है, उसके बारे में हर्षवर्धन के बारे में इसमें भी लिखा गया है, मधुबन कॉपर प्लेट। राइट, चलो अब हमने, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इंस्क्रिप्शंस के बारे में, राइट। आर्कियोलॉजी में हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये रहा आर्कियोलॉजी, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी, किसी भी लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में हो सकती है। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, कुछ प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस भी थी जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें याद करनी ज़रूरी है। वैसे तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है एक, अगर हमें एग्जाम्पल में ही लिखना है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, बस हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे रॉयल एडिक्ट्स हैं लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जो कि वॉल्स पे होंगी, जो कि रिलीजियस बिल्डिंग्स के अंदर होंगी, बिल्डिंग्स के ऊपर लिखी होंगी, इनमें आपको सोशियो रिलीजियस कल्चरल उस रीजन की सोशल रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, बट वहाँ की पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत रेयर मिलेगी, बहुत रेयर। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, पर बहुत रेयर मिलेगी, राइट। और इसके अंदर आप ये वाली याद रख लेंगे, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, दिस विल बी इनफ। ठीक है, ओके। नाउ हमने आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, आर्कियोलॉजी में हमने इंस्क्रिप्शंस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे न्यूमिस्मैटिक्स। लेट्स चेंज द पेन। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, राइट। अच्छा, तो द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री विच स्टडीज कॉइन्स, उसको हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, और इसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री इन जनरल बोला जाता है। ठीक है, पहला तो हिस्ट्री है ही, दूसरा हमारा हो जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, कॉइन्स जो होते हैं, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले 2 तरह के कॉइन्स थे। ठीक है, बिफोर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन 2 तरह के कॉइन्स थे, एक थे इंडो ग्रीक एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये हम याद रखेंगे।
और इसी तरीके से अगर आप नोट्स बना लोगे ना कि छोटे छोटे, पूरे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन 2 तरह के कॉइन थे, इंडो ग्रीक थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। आपको पिक्चर दिमाग में आ जाएगी। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे, दीज आर द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया। ये थे अर्लीस्ट कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या था? ओनली सिंबल, ठीक है। और ये जैसे ये कॉइन है, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरा कॉइन जो है उसके ऊपर सेपरेटली सिंबल बनेगा। हर एक कॉइन के ऊपर अलग सिंबल बनता है, सेपरेटली सिंबल बनेगा। द कॉइन्स ऑफ, अच्छा ये कॉइन्स किस किस चीज के बनते थे? ये अलग अलग मेटल्स के कॉइन होते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इंडो ग्रीक्स ने स्पेशली, जब इंडो ग्रीक्स आते हैं तो इनके जो कॉपर के, सिल्वर एंड गोल्ड के कॉइन्स जो थे, ये मतलब आर्टिस्टिक एक्सेलेंस पोर्ट्रे करते हैं। आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो ग्रीक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉइनेज के अंदर, ये हमें हमेशा याद रखना है। जो इंडियन कॉइनेज है मौर्यस और गुप्तास के बीच में, वो इंडो ग्रीक्स को ही इंडेटेड है। मौर्यस से लेके गुप्तास के बीच में जितनी भी कॉइनेज आई है इंडिया में, वी आर इंडेटेड टू इंडो ग्रीक्स। इनकी वजह से ही हमारे पास कॉइनेज जो थी वो इस तरीके की आई, ठीक है। ओनली फ्यू कॉइन्स आर देयर जो कि अभी डिस्कवर हुए ऑफ द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। उसके टाइम के हमें ज़्यादा कॉइनेज नहीं मिलती है, बट न्यूमिस्मेटिक एविडेंस जो होता है वो हमारी जो हिस्ट्री की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारी बैक्ट्रियन ग्रीक्स की, सका, पार्थियंस और कुशान्स की हिस्ट्री को समझने के लिए कॉइनेज बहुत ज़रूरी है। कॉइन्स ने हमारी कौन सी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करी है? बैक्ट्रियन ग्रीक्स, सकास, पहलवास एंड कुशान्स। सका, पहलवा को पार्थियंस भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मौर्य और गुप्ता के जो टाइम के एम्परर्स थे, उनके बारे में भी हमें कॉइनेज से पता चलता है, मौर्यस एंड गुप्तास। तो आप ये देखो कि इतने बड़े पीरियड के बारे में हमें सिर्फ कॉइन्स को देख के पता चल रहा है। तो इंस्क्रिप्शंस के बाद दीज आर डेफिनेटली द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग आवर पास्ट। अच्छा, तो जो गुप्ता कॉइन्स थे वो अभी तक के एंशिएंट इंडिया के बेस्ट स्पेसिमेन रहे हैं, और ये ही कॉइन्स हैं विच वर डिवॉइड ऑफ एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉइन्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एपिग्राफिकल एविडेंस भी देती है, ये हमें लिटरेरी एविडेंस भी देते हैं, ठीक है। 2 तरीके की एविडेंस हमें एक कॉइन से ही मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज़ लिखी होगी तो वो लिटरेरी एविडेंस का पार्ट बनेगी ना। एंड ये क्योंकि ये कॉइन इन इटसेल्फ एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो हम खुदाई करके निकालते हैं और इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड होती हैं चीज़ें, तो हमें एपिग्राफिकल एविडेंस भी मिल जाता है, राइट। नाउ जो कॉइन्स हैं हमें इनके कौन से फीचर के बारे में बताती है? ये बताती है कि किसी डायनेस्टी का, किसी राजे महाराजे का, या इन शॉर्ट हमारी हिस्ट्री का ही एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या रहा हो सकता है। हम फॉर एग्जाम्पल हमें मौर्यास का कॉइन मिलता है तो हमें पता चलेगा ना कि मौर्य के कॉइन की से कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। अब जैसे गुप्तास के बारे में ये बहुत चीज़ फेमस है कि इनकी जो कॉइन्स है उसकी डिबेसमेंट हो गई थी। डिबेसमेंट का मतलब है कि ये गोल्ड कॉइन है, ठीक है। अगर इसमें 1 तोला गोल्ड लगा है तो विद टाइम आधा तोला सोना रह जाता था, लेकिन वैल्यू इसकी एक की ही है। यहाँ पे 1 दिनार जो है अगर 1 तोले गोल्ड का है तो फ्यूचर में जाके आधा दिनार 1 दिनार आधे तोले गोल्ड का हो गया था। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू तो कम हो गई ना मेटल की। ये शो करता है कि गुप्तास की जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे डाउनफॉल पे जा रही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कॉइनेज से पता चलता है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एट द सेम टाइम हमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट
जोग्राफिकल एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट भी पता चलता है एंशंट इंडिया के बारे में। लेकिन जो कॉइन्स ऑफ जैसे गुप्ता एम्पायर के बारे में मैंने बताया, कॉइन्स प्ले मच लेसर रोल एज अ सोर्स ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि अब एंशंट इंडिया में गुप्ता शुरू होते हैं, ठीक है, और मॉडर्न में मिडीवल में आके ये लोग खत्म होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इकोनॉमी के बारे में हमें ये पता चलता है कि कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ को ख़त्म हुई है। यहाँ पे एक एंशंट इंडिया के पीरियड में एक ब्रेक आ जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हम टाइमलाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एनीवेज द कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धन एंड चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पालास, इनके बारे में हमें कॉइन्स से नहीं पता चलता, क्योंकि कॉइन्स इनकी रेयरली अवेलेबल है, बहुत ही कम है, और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम मिलती है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड सोर्स, which is going to be ruined cities and monuments. Ruined cities and monuments. Let's see. आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और बात रखता है, एक और चीज़ है कि हमारे ये इतना बड़ा लैंड है इंडिया का, ठीक है, और मैंने बताया था कि विद टाइमलाइन जैसे एक सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, इसकी रूइंस के ऊपर ही दूसरी बन गई, ये ख़त्म हो गई, इसके रूइंस के ऊपर ही तीसरी बन गई, ये ख़त्म हुई, इसके रूइंस के ऊपर ही चौथी बन गई, है ना। ऐसा होता है, सिविलाइजेशंस ख़त्म होती हैं और उनके ऊपर ही नई सिविलाइजेशन होती है, क्योंकि लैंड एरिया तो उतना ही है ना जितना पहले था, है ना। एंड लैंड तो आज है भी वैसे भी बहुत ज़्यादा स्कार्स रिसोर्स, लैंड की तो वैसे ही इतनी कमी है, तभी तो हम इतने एक्सपेंसिव घरों में नहीं रहते, हम वर्टिकली अपवर्ड्स जाते जा रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी साथ में ही बढ़ रही है। एनीवेज, रूइंड सिटीज़ एंड मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। अभी हमने अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स ही पढ़ेंगे सिर्फ। जैसे विल स्टार्ट विद बिहार। बिहार में आपको राजगीर मिल जाएगा, ठीक है, नालंदा मिलेगा, बोध गया मिलेगा, देन हम आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में आपको पेशावर मिलेगा, तक्षशिला मिलेगा, तक्षशिला द मोस्ट फेमस लर्निंग सेंटर। अच्छा, पंजाब है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको, नहीं महाराष्ट्र नहीं, एमपी, मध्य प्रदेश में आपको विदिशा मिलेगा, सांची मिलेगा, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, कश्मीर, मारतंड, ठीक है। तो ये जो एक्सकवेशंस हैं इतनी सारी सिटीज़ की, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे फिगरेंस मिलते हैं, स्टोन या मेटल मिलता है, टेराकोटा मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हम एक्सकावेट करते हैं ये उस दौर की आर्टिस्टिक वैल्यू को बताती हैं, वो उस टाइम की एक्टिविटीज़ को सिग्निफाई करती हैं कि वो लोग क्या करते होंगे, आर्ट फॉर्म कैसा रहा होगा, राइट। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं मेहरगढ़ का। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है वो बोलन रिवर के बैंक्स पे एक शहर था, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है बोलन रिवर? आजकल बहुत न्यूज़ में भी है, बलूचिस्तान, ठीक है, कोची प्लेन बोलते हैं उसको, वहाँ पे बोलन रिवर के पास मेहरगढ़ नाम की एक जगह थी। मेहरगढ़ इज़ द ओनली नोन नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कि 7000 BC के टाइम का है, ओनली नियोलिथिक सेटलमेंट। आई एम नॉट गोइंग इनटू व्हाट आई मीन विद नियोलिथिक। नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, ये हमें पता है कि प्री हिस्ट्री में थोड़ा बेसिक तो सबने किया हुआ है, राइट। अच्छा, तो 1500 से लेके 600 BC तक ये जो पीरियड है ना, इसको डार्क फेज माना गया है,
डार्क फेज या फिर डार्क पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हमें इस पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, 1500 से लेके 600 BC तक। नाउ कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, वो हमने वैसे ऊपर भी पढ़ी थी, पर और थोड़ी सी जो दिमाग में हम आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, जैसे केव टेम्पल्स मिलते हैं, मोनेस्ट्रीज मिलती हैं, पिलर्स मिलते हैं, पॉटरीज एंड सील्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं कि उस टाइम का सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस या फिर कल्चरल एस्पेक्ट क्या रहा होगा, एंड टू लेसर एक्सटेंट उस ज़माने में पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या रहा होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। जो सेंटर और स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हर साल अपनी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करती हैं, नया डेटा आता है, उनके बेसिस पे नए नए एस्पेक्ट्स पता चलते हैं हमें, प्री हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, और अभी तक हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। फॉर एग्जांपल हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमें आज तक पता नहीं चला है कि वो लोग किस लैंग्वेज में अपने एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते थे, क्योंकि डेसिफर ही नहीं हुई कभी, कोई समझ ही नहीं पाया। उनकी स्क्रिप्ट को बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट बोलते हैं, BOUSTREFEDHPHEDON, बोस्ट्रोफेडन, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और जब जगह कम बच जाती है तो वो अपने वर्ड्स को टाइट 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 लिखने लग जाते थे। तो इस तरीके की कुछ उनकी स्क्रिप्ट थी, और इसके अंदर इमेजेस भी थी इस स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इस मोटिव्स भी यूज़ होते थे। ये स्क्रिप्ट आज तक कोई समझ नहीं पाया। नाउ हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। सेकंड हमारा सोर्स था लिटरेरी सोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो लिटरेरी सोर्सेज में बहुत ही सिंपल है, दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होता है रिलीजियस सोर्स, दूसरा होता है सेक्युलर। ठीक है, और कई ऐसे भी सोर्सेज हैं जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम रिलीजियस या फिर सोशियो रिलीजियस सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सोशियो रिलीजियस में भी तीन टाइप्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज, क्योंकि ये रिलीजियस सोर्सेज हैं। ये तीन टाइप की लिटरेचर्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू टेक्स्ट के बारे में। हिंदू में सब जो श्रुति लिटरेचर है, श्रुति लिटरेचर, वो विद कोर्स ऑफ टाइम वो बढ़ती गई। और जैसे मैंने बोला था ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम जब बात पहुंचाते हैं उसको ओरल हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं, है ना। तो श्रुति का भी यही मतलब है, ये ओरली हैंड डाउन हुई है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसके अंदर आपके पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे वेद, वेदास। द टर्म वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद, VID। विद से आया है आपका वर्ड वेदा। विद का मतलब होता है टू नो। ठीक है, इसका मतलब है नॉलेज पार एक्सेलेंस। वेदास के अंदर बहुत सारे हिम्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, चार्म्स भी हैं, एंड सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज हैं, राइट। वेदास को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अपौरुषेय, PAURUSHAY, एंड इसका मतलब है जो इंसान ने नहीं लिखी, अपौरुषेय, पुरुष ने नहीं बनाई, नॉट मेड बाय मेन और मैन। ठीक है, इसमें एक और वर्ड है जो हमें पता होना चाहिए जिसका नाम है नित्या। नित्या का मतलब है एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, ऐसी चीज़ जो हर जगह हर टाइम एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमने हिंदू टेक्स्ट में एक और सोर्स पढ़ना है, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? जो वेद में हिम्स लिखे होते हैं ना, हिम्स,
उसको एक्सप्लेन करते हैं ये ब्राह्मण्स। और ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? ये प्रोज में लिखे गए हैं और ये बहुत ही रिचुअलिस्टिक हैं इन नेचर। ब्रह्मा ब्रह्मा इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस। ठीक है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स जो हैं वो बहुत ही इलेबोरेट मैनर में इन ब्राह्मण्स में डिस्कस किए गए हैं। हर वेद का एक ब्राह्मण होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा वेदास, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्राह्मण्स, क्योंकि वेद के अंदर तो लिखे हुए हिम्स एंड सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उनकी एक ऑल्टरनेटिव, नॉट ऑल्टरनेटिव, उनको सप्लीमेंट्री एक बुक होती है ब्राह्मण्स, एक्सप्लेनेशन देती है वो, जैसे हमारी एक मेन बुक के साथ एक गाइड बुक होती है ना, उस तरीके से। तो सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, एक है कौशिकी। सेकंड वेद है अपना सामवेद। सामवेद के भी आपके 2 ब्राह्मण हमने पढ़ने हैं, तांड्य महा, वन इज तांड्य महा and the other is Jaiminya. Then comes Yajurved. यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, तैत्रियंस एंड सतपथ। तैत्रियंस, सतपथ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड फाइनली हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ये हमें मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल द 4 वेदास एंड देयर ब्राह्मण्स, राइट? ओके, अब हिंदू टेक्स्ट के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट होता है आरण्यक्स। आरण्यक्स क्या होते हैं? आरण्यक्स जो होते हैं वो जितने भी रिचुअल्स हैं जो हमने ऊपर देखे, उनको एक फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन देता है। फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस टू द रिचुअल्स जो हम वेद में पढ़ते हैं, जो कि हम उनके ब्राह्मण्स में पढ़ते हैं। तो अगर अरण्यक्स के मतलब को देखा जाए, अरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो अरण्यक को बोला जाता है फॉरेस्ट बुक। क्यों? क्योंकि ये हर्मिट्स मतलब साधु संत या फिर स्टूडेंट जो कि जंगल में रहते थे वो लिखते थे। देयरफॉर द नेम अरण्यक्स। अरण्यक्स कंक्लूडिंग पोर्शन होता है ब्राह्मण्स का। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा वेद, इसको एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं ब्राह्मण्स, और इन रिचुअल्स की फिलोसफिकल वैल्यू देने के लिए होते हैं अरण्यक्स। तो कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण्स आर अरण्यक्स। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स उपनिषद्स। उपनिषद्स को हम वेदांग भी बोलते हैं, वेदांत्स। ठीक है, एंड इट डील्स विद फिलोसफी ऑफ आत्मा, ऑफ कर्म, ब्रह्म, ब्राह्मण। ये सारी फिलोसफी जो है ये उपनिषद के अंदर लिखी होती है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ सोल मतलब आत्मा, कर्म मतलब एक्शन, आपका गॉड मतलब ब्रह्मा बोल सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल रियलिटी मतलब आपका ब्रह्मन, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब वेद खत्म हो गया, जैसे हमने पढ़ा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, तो लास्ट में आए एंड में उपनिषद। देयरफॉर हम इसको वेद का अंत, वेदांत बोलते हैं। दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदास। तो उपनिषद 108 इन नंबर है, और बृहदारण्यक जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? बृहद अरण्यक। एंड हमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसके नाम में अरण्यक आता है तो ये अरण्यक ही है, नहीं, इट इज़ एन उपनिषद। हमने वेदांत के बारे में पढ़ा। एक और टाइप के टेक्स्ट होते हैं जिसको बोलते हैं वेदांग। वेदांग का मतलब होता है, क्योंकि ये अंग
वेद के अंग की बात हो रही है, इसका मतलब है दीज आर द लिम्ब्स ऑफ वेदास। ये 600 to 200 BC में कंपोज हुए थे वेदांग्स, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट होते हैं ताकि हम प्रॉपरली वेदों को पढ़ कर सकें, उनको समझ सकें, उनकी वेदों की रेसिटेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो 6 वेदांग हैं टोटल, 6 इन नंबर, ठीक है। उपनिषद हमने पढ़े थे कि 108 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं टोटल। अभी हम इसके नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा जो है इट डील्स विथ फोनेटिक्स, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी। प्रतिशाख्य नाम के फोनेटिक्स जो है वो सबसे पुराने हैं। प्रति शाख्य। सेकंड वेदांग है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र ये सैक्रिफिशियल रिचुअल के बारे में बात करती है। सैक्रिफिशियल रिचुअल, बहुत सारे रिचुअल्स होते थे ना, जैसे वाजपेयी रिचुअल होता था, जैसे हाउस होल्डर्स के रिचुअल्स होते थे, गृह सूत्र में लिखे हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ एक सैक्रिफिशियल रिचुअल होता है, ठीक है। तो कल्प सूत्र के अंदर आप श्रोत सूत्र पढ़ेंगे या फिर शुल्वा सूत्र पढ़ेंगे, शुल्वा सूत्र पढ़ेंगे, प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशंस। इसमें सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर गृह सूत्र भी होता है। गृह सूत्र का मतलब है कि जो डोमेस्टिक सेरेमनीज हैं, जैसे कोई हाउस होल्डर को जिसको परफॉर्म करना है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा। इसी के अंदर धर्म सूत्र भी है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र बताता है कि क्या लॉज होंगे, क्या मैनर्स होंगे, क्या कस्टम्स होंगे लोगों के इन जनरल, राइट। इसके अंदर धर्मशास्त्र भी आते हैं, और इसी के अंदर लॉज ऑफ मनु भी थे। लॉज ऑफ मनु, ठीक है। तीसरा वेदांग है व्याकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, व्याकरण, जो कि बताता है ग्रामर के बारे में। अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि सबसे ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। फोर्थ वेदांग है आपका निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है एटिमोलॉजी, एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है निघंटु के ऊपर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, ठीक है। एंड आपका फिफ्थ वेदांग है छंद। छंद का मतलब होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स माने छंद सूत्र, जैसे पिंगल ने छंद सूत्र लिखी है, इसका एक एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, छंद सूत्र ऑफ पिंगल। फाइनली आपका लास्ट वेदांग आता है जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में सबको पता होगा। वेदांग ज्योतिष बाय लगध मुनि, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। लगध मुनि नाम का एक मुनि था, मुनिवर, उसने वेदांग ज्योतिष नाम का ज्योतिष टेक्स्ट लिखा है। वेदांग का तो मतलब ही पता है, हम 6 टाइप के टेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि सप्लीमेंट्री टू वेदास है। तो वेदांग ज्योतिष किसने लिखा है? ये तो बहुत ही सिंपल है, लगध मुनि ने लिखा है, ठीक है। तो हमने ये सारे पढ़ लिए हिंदू टेक्स्ट में। ये देखो, हमने शुरू किया था कि लिटरेरी सोर्सेज में सोशल रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, और सोशल रिलीजियस टेक्स्ट में हमने हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन पढ़े थे। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन में श्रुति एंड दूसरी टाइप की आती है स्मृति, ठीक है। श्रुति हमने पढ़ा कि ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। श्रुति में हमने वेदास पढ़ा कि उसका मतलब क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इसका एक और नाम है अपौरुषेय। नित्या के बारे में पढ़ा, इटर्निटी होती है। ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा, ये हिम्स हैं, प्रोजेस एंड रिचुअलिस्टिक मैनर में लिखी गई हैं, ठीक है। वेद और उनके ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एंड ब्राह्मण्स में ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी है, सामवेद का तांड्य मुनि एंड जैमिन्य, यजुर्वेद का तैत्तिरीयन एंड सतपथ है, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। फिर हमने पढ़ा कि वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक आते हैं, ऐसे टेक्स्ट जो कि सेंट्स या फिर स्टूडेंट्स जंगल में जाके लिखते थे, हेंस द नेम अरण्यक, दैट इज फॉरेस्ट बुक। फाइनली हमने एक और चीज पढ़ी, उपनिषद। 108 इन नंबर है, ये इसमें
ये वेदांत है, मतलब वेदों के लास्ट में आता है ये उपनिषद। इसमें हमने पढ़ा सोल क्या होती है, एक्शन, गॉड, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मन, आत्मा, कर्म, ब्रह्म, ब्रह्मन, इनके बारे में पढ़ा। एंड हमने सप्लीमेंट्री बुक्स जो कि 6 इन नंबर है, जिसको वेदांग बोलते हैं, वेदों के अंग, 600 से 200 BC में ये लिखी गई थी। इसमें शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, कल्प सूत्र मतलब सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, इसके अंदर श्रौत, गृह, धर्म, व्याकरण मतलब ग्रामर, निरुक्त मतलब एटिमोलॉजी, छंद मतलब मैट्रिक्स एंड ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, इन सब के बारे में पढ़ा और एक एक एग्जाम्पल किए। अब हम करेंगे स्मृति। स्मृति का लिटरल मीनिंग होता है रिमेम्बरेंस, याद रखना। ये स्मृतियां जो हैं इसका मतलब है ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसमें पूरा पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का कॉर्पस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़े स्मृतियां हैं और उनके कमेंटेटर्स हैं वो याद रखनी है। तो एक हम मनुस्मृति याद रख लेंगे जो ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, ये इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट स्मृति। इसके कमेंटेटर्स हैं विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंदराज, कुलक भट्टा। ठीक है, इसको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल्स रख लेंगे स्मृति के लिए। फिर प्री गुप्ता पीरियड में आपका एक यज्ञवल्क्य स्मृति आता है, प्री गुप्ता। ठीक है, देन आपका नारद स्मृति है, गुप्ता पीरियड में लिखी गया है, नारद स्मृति गुप्ता पीरियड की लिखी हुई है। फिर आपका पराशर स्मृति है, ये भी गुप्ता पीरियड में है। बृहस्पति स्मृति भी गुप्ता की है। कात्यायन स्मृति भी गुप्ता पीरियड की लिखी हुई स्मृति है। अभी हिंदू जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने श्रुति स्मृति पढ़ी, इसके बाद आपका उपवेद भी आते हैं, उपवेदास। उपवेदास के बाद हम एपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम उपवेद करते हैं। उपवेद क्या होते हैं? ये ऑक्सिलरी वेद होते हैं। उपवेद, उप का मतलब है ऑक्सिलरी, एंड ये बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स के साथ डील करते हैं। इनके सब्जेक्ट मैटर बड़े यूनिक हैं, जैसे म्यूजिक, जैसे आर्चरी, वेरी इंटरेस्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिसिन। ठीक है, और ये प्रॉपर वैदिक लिटरेचर के अंदर नहीं आते हैं, ये अलग से ही ऑक्सिलरी टेक्स्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट मैटर के हैं। अब आयुर्वेद एक उपवेद है मेडिसिन का, और ये ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद, धनुर्विद्या लेते थे ना, धनुर्वेद ये आर्चरी की का एक सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करती है। ठीक है, और माना जाता है कि ये यजुर्वेद का पार्ट है। फिर आता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है वो सिंगिंग से डील करता है, एंड इट इज सेड दैट ये सामवेद का पार्ट है। देन कम्स अर्थ, अर्थ मतलब वेल्थ, अर्थवेद, ये अथर्ववेद का पार्ट माना जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हम एक बेसिक कोई यूजीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत एमसीक्यूज उसके कवर हो सकते हैं। फाइनली हम करेंगे एपिक्स के बारे में। एपिक्स 2 ही है मेनली। सबसे पहले है रामायण, एंड दूसरा है महाभारत। रामायण जो है वो 5th सेंचुरी BC में कंपोज हुई है, शुरू हुई थी 5th सेंचुरी में और कंक्लूड होती है 3rd सेंचुरी AD में जाके। तो अगर देखा जाए तो कई सेंचुरीज लगा के ये एक किताब लिखी गई है रामायण। इसका मतलब ये कि एक आदमी वाल्मीकि, कहा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, लेकिन ये सेंचुरीज तक तो नहीं रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे बीच में और भी सेंट्स आते हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, अपनी समझ से इसके अंदर चेंजेस किए। महाभारत, महाभारत 400 BC से लेके 400 AD तक लिखी जाती है, एंड इट इज सेड दैट वेद व्यास हैज रिटन महाभारत।
ये दो ग्रेट संस्कृत के एपिक्स हैं। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द एलीट्स, क्योंकि हर किसी को अलाउड ही नहीं था ये लैंग्वेज पढ़ना, ये लैंग्वेज को लर्न करना। ये दो एपिक्स ऐसे एपिक्स हैं जिनका आज भी बहुत ही परवेसिव इन्फ्लुएंस है बहुत मिलियंस ऑफ इंडियंस के माइंड्स में। ठीक है, फिर आपका एक और टेक्स्ट आता है एपिक्स के अंदर ही, भगवत गीता। भगवत गीता एक्चुअली ये महाभारत का ही पार्ट है, और भीष्म पर्वन में से ये जो महाभारत का एक पार्ट है वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है भगवत गीता। ठीक है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व जो है वो है शांति पर्वन। ये बिगेस्ट चैप्टर ऑफ महाभारत है। राइट, अभी भी ये खत्म नहीं हुई है हिंदू टेक्स्ट। हमने पढ़ा श्रुति, स्मृति, उपवेद, एपिक्स, एंड अब हम पढ़ने वाले हैं पुराण्स। पुराण्स में हम क्या पढ़ेंगे? पुराण्स का मतलब है ओल्ड, पुराना। ठीक है, एंड इट डील्स विद वर्ल्ड क्रिएशन, कैसे दुनिया को बनाया गया है, भगवानों की क्या जीनियोलॉजी रही है, ऋषि मुनियों के बारे में, रॉयल डायनेस्टीज के बारे में पुराणों में लिखा हुआ है। तो मेनली 18 पुराण हैं हमारे टोटल, मेन पुराण है, बाकी पता नहीं कितने मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, बट द मेन जो पुराण है वो 18 इन नंबर है। इसके अंदर आपके आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो वाले लिख देती हूँ। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण। ठीक है, ये 5 पुराण तो हम याद रखेंगे हमेशा। पुराण हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा बहुत एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हमें बताते हैं नंदास के बारे में, अर्लीस्ट जो हमारे राजा महाराजा थे नंदास के बारे में। हमें मौर्यास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है पुराण से। हमें सातवाहनास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और ये कुछ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। someone might argue कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये हमारी हिस्ट्री तो नहीं बताती। सी, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बताती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिसेस बताती हैं कि उस टाइम का सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या रही हो सकती हैं, लोगों के बारे में बताती हैं, पीपल्स हिस्ट्री बताती हैं कि लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, किस तरीके की प्रैक्टिसेस थी, क्या ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी इसमें और डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वर दीज डेरोगेटरी टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि 4 फोल्ड वर्ण ऑर्डर था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र को अलाउड नहीं था रिचुअल प्रैक्टिस करने का। फिर एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी वुमेन को भी अलाउड नहीं था बहुत सी प्रैक्टिसेस, जैसे कि एजुकेशन गेन करने का राइट वुमेन को नहीं था। इट वाज लिमिटेड टू ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। वैश्यास करते होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर ट्रेड करते थे। एंड शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अबव 3 वर्न्स, जो कि रिलीजन ने रिजिडली विद टाइम इनके ऊपर एक ड्यूटी बाइंडिंग कर दी थी इनके ऊपर कि आपको यही काम करना है। कैसे? बाय बर्थ कास्ट सिस्टम को बना के। पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन कास्ट सिस्टम आता है मिडीवल इंडिया में। मिडीवल इंडिया में जाति आती है। ठीक है, एनीवेज वो बात की डिस्कशंस है। दीज आर द काइंड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस जो कि हम इन सोर्सेस के थ्रू करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। हमने पुराण पढ़ लिया। पुराण के बाद हम शाद दर्शन पढ़ेंगे। शाद दर्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, आता ही आता है ऑलमोस्ट। शाद दर्शन क्या है? इंडिया की 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी रहे हैं। फिलॉसफी का मतलब ही दर्शन है, दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है?
हम पहले पढ़ेंगे कि दर्शन क्या है और उसका फाउंडर कौन है। सबसे पहला दर्शन है या सबसे पहली फिलॉसफी है न्याय दर्शन। इसका फाउंडर है गौतम। सेकंड दर्शन है वैशेषिक दर्शन। द फाउंडर इज कन्नड़ ऋषि। थर्ड इज सांख्य। I would really love it if everybody would write all the 6 दर्शंस एंड जो भी मैं पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ लिखवा रही हूँ वो या तो आप कमेंट्स में लिखो, क्योंकि जब आप कमेंट्स में भी लिख लेते हो तो आपके माइंड से एक बार तो वो चीज़ निकल जाती है, तो आपको पता है कि हाँ ये मैंने कहीं तो पढ़ा है, आपको एग्जाम में वो याद आएगा ही आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कमेंट्स में लिख दिया करो। सांख्य दर्शन का फाउंडर है कपिल। फोर्थ आपका दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन का फाउंडर है पतंजलि। योगा के बारे में तो सबको पता है, पतंजलि योगा, ठीक है। पूर्व मीमांसा इज द फिफ्थ दर्शन। इसका फाउंडर है जैमिनी। एंड फाइनली आपका आता है उत्तर मीमांसा, हुज फाउंडर इज बद्रायन, ठीक है, या कहीं कहीं पे व्यास पे लिखा है। तो ये 7 दर्शन हम हमेशा याद रखेंगे एंड विद दिस हमारा हिंदू लिटरेचर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रिलीजियस लिटरेचर में हिंदू लिटरेचर का पार्ट इज कंप्लीट। ये हमने बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस पढ़ लिए हैं, सिर्फ एक पॉइंट कवर हुआ है जिसका हिंदू, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हिंदू लिटरेचर में श्रुति होता है, स्मृति होता है, हम उपवेद याद रखेंगे, एपिक्स याद रखेंगे, फिर हमने वेदांग भी याद रखने हैं जो हमने 6 पढ़े हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। फिर हमने पुराण याद रखने हैं। पुराण में हमें 18 पुराण में से 4-5 याद करने हैं, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य, अग्नि, भागवत पुराण। देन हम याद रखेंगे शाद दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फाउंडर्स हम कभी नहीं भूलेंगे। आगे आगे जब हम ये कवर करेंगे तो शाद दर्शन कौन सा दर्शन क्या बताता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, शाद दर्शन की फिलॉसफी क्या बोलती है। हमने प्रीलिम्स का हाफ मार्क प्रिपेयर किया है इसके फाउंडर पढ़ के, बाकी सारे जो अभी तक करें वो तो काफ़ी सारे मार्क्स प्रिपेयर हुए हैं, लेकिन हाफ मार्क सिर्फ फाउंडर के थ्रू ही पढ़ लिया है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको 2 स्टेटमेंट आ गई, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख देगा कि न्याय का फाउंडर जो है वो कपिल है, ठीक है। फिर न्याय की नीचे फिलॉसफी ये XYZ ऐसे करके फिलॉसफी है, तो मान लो फिलॉसफी उसने सही दी है लेकिन आपको फाउंडर नहीं पता है ना, तो आपके जो ABCD करके ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें से आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है हम एलिमिनेशन के थ्रू पहुंच जाते हैं अपने आंसर पे, तो अगर आपको पता नहीं है कि न्याय का फाउंडर कपिल नहीं है गौतम है, तो फिर आप 1 को तो एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे। इसी तरीके से ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी है। सो विल रिवाइज अगेन। न्याय का फाउंडर गौतम, वैशेषिक का कन्नड़ ऋषि, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी एंड उत्तर मीमांसा बद्रायन या फिर व्यास, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओके। बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जैसे कि हिंदू लिटरेचर में। इसमें जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है त्रिपिटक, राइट। त्रिपिटक बेसिक एस्पेक्ट बताता है कि बुद्धिस्ट सोशल रिलीजियस ऑर्डर के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या रह सकता है, 3 पार्ट्स हैं, एक है विनय पिटक, एक है आपका सुत्त पिटक, फिर आपका अभिधम पिटक, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट में आपने लिखने हैं जटाकाज, जटाका स्टोरीज होती हैं। फिर आप लिखोगे दिव्य वदना, ललित, विस्तार, महावस्तु, महापरिनिब्बान, सुत्त,
फिर आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाली लिटरेचर आ जाता है, पाली क्रॉनिकल्स आ जाती हैं, पाली क्रॉनिकल्स, ठीक है। पाली क्रॉनिकल्स जो है सेलन की हैं, सेलन मतलब कि आज की डेट का श्रीलंका, ठीक है। इसमें आपकी दीपावमसा आ जाएगी, महावमसा आ जाएगी। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, दीज आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसमें हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अर्ली पीरियड कैसा रहा होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मौर्यन एम्परर है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में पता चलता है। फिर जैसे बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म महायान और हीनयान में डिवाइडेड है, राइट। ये इसके सेक्ट हैं अलग अलग, क्योंकि बुद्धिज़्म जो था उसके अंदर स्किज़्म आ गई थी और दो पार्ट्स में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। तो महायान लिटरेचर के अंदर आपका अश्वघोष आ जाता है, अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं ये हम याद रखेंगे। बुद्धचरित, वेरी इंपॉर्टेंट कि एज इट इज़ ये नाम आ जाता है मैच द फॉलोइंग में। बुद्धचरित के बाद आ जाएगा सौंदरनंदा काव्य, सौंदरनंदा काव्य, ठीक है। तो ये जो दो मैंने टेक्स्ट बताई हैं ये पार्टली सेक्युलर हैं, पार्टली रिलीजियस हैं। वैसे तो रिलीजियस टेक्स्ट में हम काउंट करते हैं क्योंकि ये महायान वर्क है एंड महायान इज रिलेटेड टू रिलीजन ओनली, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ सेकुलर चीज़ें भी हैं। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट बुद्धिस्ट रिलीजन। इसके अंदर हमें मौर्यस के बारे में पता चलता है, या जिस टाइम पे वो लिखी हुई हैं चीज़ें उनके डायनेस्टीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। देन कुषाण पीरियड, कुषाण भी एक बुद्धिस्ट राजा था, राइट। तो कुषाण पीरियड के टाइम पे वज्र सूची नाम की, वज्र सूची नाम की किताब लिखी गई और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। फिर एक और महायान वर्क है जिसको हम बोलते हैं मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प भी ऐसे ही पार्टली रिलीजियस एंड पार्टली सेक्युलर टेक्स्ट है और ये बताती है समुद्रगुप्त के बारे में। द फर्स्ट बिल्डर ऑफ इंडिया वाइड गुप्ता एम्पायर, इसने पूरे पैन इंडिया गुप्ता एम्पायर बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन है, राइट। फाइनली हमारा जैन लिटरेचर हो गया, छोटा सा ही था ये, सिर्फ हमने इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया। फाइनली हम पढ़ेंगे जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स आर, इसके अंदर आ जाते हैं आपके अंग। जहां पे भी अंग वर्ड आ गया मतलब कि जैन टेक्स्ट है। फिर आता है आपका कल्प सूत्र, फिर आ जाता है आपका भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। देन कम्स उत्तर ध्यायान, उत्तर ध्यायान, एंड फाइनली अर्धमगधी। अगर ये नाम कहीं पे भी आपको नज़र में आए एंड आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, आपको पूछा गया है सेंटेंस में कि ये जो अंग है ये बुद्ध से रिलेटेड है, नो, आपने फॉल्स करना है। भगवती सूत्र बुद्धिज्म से रिलेटेड है, नो, जैन से रिलेटेड है। अर्धमगधी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, नो, अर्धमगधी जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें हमने याद रखनी है। देन ये जितने भी टेक्स्ट हैं, हिस्टोरिकल डेटा जैन रिलीजन के बारे में तो बताती ही है। हमें ये नहीं भूलना है कि ये टेक्स्ट हमें रिलीजन के बारे में तो बता रही है, लेकिन ये सेक्युलर भी हैं। ये हमें डायनास्ट्स के बारे में भी बताती हैं। जैसे इन टेक्स्ट में बिंबिसार के बारे में पता चलता है, बिंबिसार एक राजा था। अजातशत्रु के बारे में पता चलता है, महापद्मानंदा के बारे में पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। तो ये जो अर्ली इंडिया के राजे महाराजे रहे हैं उनकी डायनेस्टीज, उनकी डेट्स, उनकी जीनियोलॉजीज के बारे में पता चलता है। एंड दीज लिटरेचर्स ऑल्सो कंटेन्स ग्रामर, ग्रामर के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। जैसे हमने ऊपर शाद दर्शन पढ़ा, लाइफ साइंसेस के बारे में पता चलता है। तो ये म्यूज़िक के बारे में पता चलता है। आपका जो रिलीजियस लिटरेचर था
वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेक्युलर लिटरेचर से रिगार्डिंग।